Hello everyone. In the last video, we discussed the explanation of this poem भारत आर लैंड, जिसमें हमने इसका पूरा explanation along with the in-text question and answers, मतलब question answers नहीं, मतलब ये जो questions दिए रहते हैं वो भी हमने discuss कर लिए थे. And we also discussed poetic devices, जो कुछ मतलब जो सारे भी इस चैप्टर में यूज़ हुए थे. we've also discussed them. ये रहे वो पोएटिक डिवाइसेस जो हमने डिस्कस किए थे. और मतलब हमने इन शॉर्ट पूरी पोम कवर कर ली थी अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स, और जितना भी जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था वी हैव कवर्ड दैट. और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम भारत आर लैंड. तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So the first question is that filling the blanks by choosing appropriate words from the box given below to complete the summary of the poem. मतलब ये इनमें समरी दी हुई है और हमें जो हमारी पास नॉलेज है, अभी हमने पोम पढ़ी तो हमारे पास हमें आइडिया है कि किस बारे में बात हो रही है, कौन सा टॉपिक के किसके बारे में क्या बोल रहे हैं. तो बस हमें ये लाइंस पढ़नी है और इनके अकॉर्डिंग ये हमें जो हेल्प बॉक्स दिया है उससे हमें फिल करना है इसमें. तो लेट्स स्टार्ट. द पोम इज़ अ ट्रिब्यूट. द पोम इज़ अ ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड. तो सबसे पहली लाइन में हमसे पूछा है कि इस पोम में हमने किस चीज़ को ट्रिब्यूट दिया है, किन किन चीज़ों को, और हमने किन किन चीज़ों को प्रेज़ किया है. तो हमने नेचुरल ब्यूटी को, स्पिरिचुअल हेरिटेज को, और वॉरियर्स को नहीं, पियरलेस को. मतलब सेंस ही नहीं बनाता. अगर आपको एकदम से समझ ना आए तो जितने भी वर्ड्स दिए रहते हैं हेल्प बॉक्स में, इफ़ यू हैव टाइम तो एक एक पुट करके भी देख सकते हो कि इफ़ इट्स मेकिंग सेंस और नॉट. और बाकी तो हमें पता ही है क्योंकि हमने पोम पढ़ी है. तो हम देखेंगे कि ये देखो हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, तो हम क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी नेचुरल ब्यूटी को, स्पिरिचुअल हेरिटेज को और हिस्टोरिकल ग्रेटनेस को. गौरी एंटीक्यूटी और ये सब पढ़ा था ना हमने, तो उससे हिस्टोरिकल ग्रेटनेस आएगा फर्स्ट वाले में. द पोएट प्रेजेस द. तो पोएट किसको प्रेज कर रहा है, उसको आगे डिस्क्राइब भी किया है. डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी. अब माइटी पढ़ के ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पोम के जो स्टार्टिंग है उसमें ही लिखा था, पोएट ने बोला था कि द माइटी हिमावंत आर आर्स. तो ये देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया सेकंड वाला. और उसके आगे क्या लिखा है, इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड, मतलब उसका कोई मैच नहीं है. देन द डैश इज़ डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल. किसको उनने बोला था जेनरस एंड ग्रेसफुल? गंगा को, है ना. इस पर अभी हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, बट पोम में हमने पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. तो ये वही लिखा है कि शी इज़ ग्रेसफुल एंड जेनरस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the next line is, while the dash are honored as sacred and unmatched. और कौन सी चीज़ थी जिसको पोएट ने सैक्रेड बोला था और अनमैच्ड बोला था? हमारे उपनिषद्स को. उन्होंने बोला था कि और ऐसे कौन सी सैक्रेड बुक्स हैं जिनका हम इनके साथ नाम ले सकते हैं. तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, the poem highlights the contributions of dash and dash who have enriched the land with their bravery and wisdom. फिर अगर आप पोम पढ़ोगे तो उसके आगे वॉरियर्स और सेजेस के बारे में बात हुई है. तो हमें ये देखना रहता है कि पहले किसकी बात की हुई है. ठीक है, लाइक पहले उन्होंने ब्रेवरी बोली है, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट विजडम. तो ब्रेव कौन होता है, हमारे जो वॉरियर्स होते हैं, राइट. तो वॉरियर्स आएगा फिफ्थ पे. एंड देन सेजेस, जिन्होंने हमारे लैंड को प्योर बनाया है, जिनने हमारे लैंड को सैंक्टिफाई किया है, वो कौन है, सेजेस. तो सिक्स्थ वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, सेजेस. इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड द टीचिंग्स ऑफ डैश. अब उसके जो आगे वाले
लाइन्स हैं उसमें किसके बारे में बात हुई है, हमारे यहाँ पे किसका प्रेजेंस है, मतलब कौन सी नॉलेज का प्रेजेंस है, ब्रह्म नॉलेज का। तो ये आ जाएगा 7th वाले ब्लैंक में। एंड देन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो यहाँ पे 8th वाले ब्लैंक में आ जाएगा बुद्धा। देन highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly asserts that India is, तो पोएट बार बार क्या कह रहा था, एक लाइन जो काफ़ी बार रिपीट हुई थी, दैट वाज शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो हम किसको पियरलेस बोल रहे थे, इंडिया को। तो इनने यही पूछा है कि द पोएट रिपीटेडली असर्ट्स दैट इंडिया इज़ पियरलेस। पियरलेस या फिर जो भी होगा ऑप्शन में, कहाँ है 9th, ये रहा पियरलेस। तो यह आ जाएगा 9th ब्लैंक में। एंड देन अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर, मतलब वो सबको बार बार बोल रहे थे, अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट करना या बोलना जोर डाल के कि आप इंडिया को प्रेज करो। तो ये 10th वाले ब्लैंक में ये आ जाएगा। एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम अबाउट द पोम। तो पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब इसका पहला पार्ट है कि द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मूड। रीडर्स, उसको मूड बोला है मतलब, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। तो उसके बीच में मैंने इसके बारे में भी बताया था। शो ये लिखा है कि टोन और मूड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये टोन थी, टोन के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉन्फिडेंट है, सेलिब्रेटरी, डीपली रिस्पेक्टफुल। मूड इज़ रेवरेंस, एडमिरेशन एंड प्रोफाउंड नेशनल प्राइड। तो एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं थ्रू क्वेश्चन, जब पूछ ही लिया है तो पढ़ ही लेते हैं एक और बार। तो जब हम एक पोम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो जो पोएट होता है वो लिखता है उसे, ठीक है, उसकी एक भावना रहती है। जब एक पोएट एक पोम या फिर कोई भी राइटिंग लिख रहा होता है तो उनकी अपनी एक भावना होती है उसको लिखते टाइम कि ओके आई एम राइटिंग दिस दिस दिस। फिर जब कोई रीडर उसको पढ़ता है तो उसके अंदर का जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको राइटिंग को, मतलब जो रिटन वर्क है उसको पढ़ने के बाद जो रीडर है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, उसको उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या सोचता है इसको पढ़ने के बाद, उसका कैसा सोच हो जाती है, उसको कैसा लगता है, दैट इज़ द मूड जो रीडर को लगता है। और जो राइटर लिखते टाइम फील करता है, जिस फीलिंग को अपना एक सेंट्रल आइडिया मान के जो रीडर लिखता है, जो वो मतलब जो पोएट फील करता है या राइटर फील करता है लिखते टाइम, दैट इज़ द टोन जो कि राइटर ने या पोएट ने लिखा है। बट जब उसने जो भी उस टोन को लिखा, पोएट या फिर राइटर ने, उसको पढ़ने के बाद रीडर के मन में या फिर रीडर के दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसने क्या सोचा, दैट इज़ द मूड। तो अगर हम देखें, जब आपने ये पोम पढ़ी तो आपका मूड कैसा, मतलब आपको कैसा फ़ील हुआ? हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड और पैट्रियोटिक फ़ील हुआ कि मतलब हमारा जो इंडिया है, जो हमारा नेशन है, दैट इज़ नॉट जस्ट नेशन, है ना, वो मतलब उस पर हमें कितना गर्व हुआ कि हमारे पास इतनी रिचनेस है। रिचनेस नॉट इन दैट वेल्थ वाला सेंस, बट स्पिरिचुअली कितनी हमारे पास वेल्थ है, एंड कितना एंशिएंट है, कितनी डीप रूट्स हैं हमारे कल्चर की, ट्रेडिशंस की। सो वी फेल्ट वेरी प्राउड एंड पेट्रियोटिक, है ना, हमें वो फीलिंग आई। तो दैट इज़ द मूड ऑफ द पोम, क्योंकि वो हमें फील हुआ। और पोएट्स एटीट्यूड, मतलब पोएट की टोन क्या थी? पोएट वॉज कॉन्टीन्यूसली प्रेजिंग एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल टू आवर नेशन। वो बार बार हमसे कह रहे थे कि इंडिया को प्रेज़ करो, तो उन्होंने तो हमसे इंडिया को प्रेज़ करने को बोला, और फिर हमने क्या फ़ील किया कि येस वी फेल्ट प्राउड। तो ये आप लिख सकते हैं। एंड देन राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? आई विल टेल यू एक बार। राइम स्कीम कैसे लिखते हैं और क्या होती है? जैसे मेरे पास एक पोम है, ये वाली पोम तो फ्री वर्स में है, मतलब इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। जब भी हमारे पास कोई पोम आती है, सब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पहली लाइन पढ़ते हैं, द माइटी हिमावंत इज़ आर्स। अब आर्स, अब ये साउंड थोड़ा दिमाग में रखो कि आर्स,
तो इस वाले साउंड को दे दो ए, इसको हम ऐसे मतलब नंबरिंग सॉर्ट ऑफ कर देते हैं कि ए। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो अब आर्स और अर्थ तो नहीं हो रहे राइम, तो इसको मैं बोल दूँगी बी। द जेनरस गंगा इज़ आर्स। अब देखो फिर आर्स आ गया तो ए। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब देखो आर्स फिर ग्रेस फिर अर्थ, ये तो मैच नहीं हो रहा है, तब इसको सी दे दो। बट अब इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा। राइम स्कीम हम कब बोलते हैं, हम राइम स्कीम तब बोलते हैं जब एक पैटर्न बने कि अच्छा ए बी बी ए है, या फिर ए बी सी आ रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा, आप एक बार देख सकते हो लाइक खुद से बना के। बट यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, लाइक यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में लिखा है। तो दिस पोम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स। जब भी हमारे पास राइम स्कीम नहीं बनती है तो हम उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। तो दिस पोम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स। अब एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग ह्यूमन लाइक कैरेक्टर टू नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमने जब हम पोएम एक्सप्लेन कर रही थी मैं, तब भी मैंने ये समझाया था। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे द जेनरस गंगा इज़ आर्स। अब जेनरस होना तो इज़ लाइक अ ह्यूमन क्वालिटी, राइट। लोग जेनरस होते हैं, है ना। अब बताओ एक रिवर है, उसे तो मतलब दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। रिवर तो अपना काम कर रही है, बट स्टिल वी आर सेइंग दैट गंगा इज़ जेनरस, मतलब वी आर गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटी टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ व्हाट पर्सोनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को। और जैसे इंडिया को एज शी डिस्क्राइब किया है, मतलब वो तो हमारा पेट्रोटिज़म है कि वी आर ट्रीटिंग आवर कंट्री एज अ मदर, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डीपली रिस्पेक्टफुल हैं। बट अगर कोई सोचे उसके आसपास जाके कि आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ पीस ऑफ लैंड, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, बट स्टिल वी आर डिस्क्राइबिंग इंडिया एज शी। इंडिया वी मतलब हम क्या मानते हैं इंडिया को, वी सी इट एज अ मदर लैंड, अ मदर। तो वो एक्चुअल में तो नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट वी आर गिविंग इट अ ह्यूमन ट्रेट। तो दैट इज़ व्हाट पर्सोनिफिकेशन। Now the next question is, what is the impact of the refrain, she is peerless, let's praise her? Refrain क्या होता है? Refrain is the line that is repeated, मतलब sort of poetic device कह सकते हैं। तो रिफ्रेन क्या होता है, एक लाइन जो कि काफ़ी बार रिपीट होती है किसी पोम में। अगर आपने ढंग से पढ़ा है पोम को तो आपको पता होगा कि शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर एटलीस्ट 2-3 बार तो आ ही चुका है, तो काफ़ी रिपीटेड है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आपको बार बार पोइट बोल रहा है, कोई चीज़ पे जोर डाल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे ऊपर। तो द रिफ्रेन शोज़ दैट इंडिया इज़ इनकम्पेरेबल एंड ग्रेट, इट्स टेलिंग अस टू लव एंड प्रेज अ नेशन। तो इस रिफ्रेन से हमें ये बोलना चाह रहे हैं पोएट कि इंडिया इज़ प्योरलेस। प्योरलेस मतलब क्या होता है, अनमैच्ड, जिसका कोई मुकाबला ना हो, जिसकी कोई बराबरी ना हो, मतलब जो कि अनमैच्ड हो और अनपैरेलल हो। तो द रिफ्रेन शोज़ दैट इंडिया इज़ इनकम्पेरेबल एंड ग्रेट। इंडिया बहुत मतलब इंडिया इनकम्पेरेबल है और बहुत महान है। एंड दिस रिफ्रेन इज़ टेलिंग अस अगेन एंड अगेन टू लव एंड प्रेज अ नेशन, कि मतलब हमें अपने इंडिया पे गर्व करना चाहिए, उसे प्रेज़ करना चाहिए। तो ये रिफ्रेन ये इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे ऊपर, राइट। Now the next question is, complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as this sunny golden land, suggesting that it is a metaphor। क्या होता है, metaphor is comparing two things that are not alike without using like और as। मतलब दो चीज़ें हैं आपके पास और आपको उनको कंपेयर करना है, राइट। आपको उनके बीच में मतलब कोई रिलेशन या फिर बताना है कि इसके जैसा या फिर इसके जैसा, तो आपको एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। तो आपको ये यूज़ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस सनी गोल्डन लैंड, लैंड इज़ गोल्डन नॉट बिकॉज इट इज़ लिटरली मेड ऑफ गोल्ड
but to show its richness, beauty and value. And Brahma knowledge has taken root. तो इसका मतलब है कि knowledge is compared to a plant taking root, meaning it has grown and spread strongly. मतलब उसका डायरेक्ट लिटरल मतलब नहीं होता वो, इट्स इंडिकेट समथिंग, मतलब वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है. अब जैसे अगर आपने लाइक और एज यूज़ कर लिया, एज वाइट एज स्नो, जैसे हम बोल देते ना एज वाइट एज स्नो, तो देखो मैंने यहाँ पे एज यूज़ कर लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिमली यूज़ हो जाएगा. मतलब कंपेयर उसमें भी करते हैं, बट उसमें लाइक एज ये सब हम यूज़ करते हैं, ठीक है. बट मेटाफर में वी डोंट यूज़ लाइक और एज, ठीक है, ये नहीं यूज़ करते. तो दिस इज़ मेटाफर. एंड मैंने ये वाला एग्जांपल ही लिया था सनी गोल्डन लैंड का. तो ये रहा क्वेश्चन हमारा. India is metaphorically suggested as the sunny golden land, suggesting that it is rich and glorious. Rich मतलब not in that कि पैसे बहुत हैं या फिर resources बहुत ज़्यादा हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा mines हैं, या मतलब not talking about the wealth, richness in the sense overall richness of our traditions, our culture and our antiquity. तो उन सब के उसमें context में रिच एंड ग्लोरियस. तो ये मेटाफोरिकली क्या बता रहा है कि इंडिया इज़ रिच एंड ग्लोरियस. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोएट यूजेस सिम्बॉलिज्म. अब सिम्बॉलिज्म क्या होता है? सिम्बॉलिज्म इज़ लाइक कि मैंने उस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोला कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, या फिर इंडिया के लोग हैं, या फिर इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा जेनरस हैं. नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, बट मैंने उसकी जगह पे क्या किया, एक सिंबल यूज़ किया कि मतलब इस सिंबल से मैं ये बताना चाहती हूँ ये ट्रेट. तो वी हैव यूज्ड अ सिंबल फॉर अ क्वालिटी और अ ट्रेट और समथिंग लाइक दैट. जैसे हिमावंत है, तो हिमावंत क्या दिखाते हैं, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस. गंगा क्या दिखाती है, प्योरिटी एंड जेनरॉसिटी. उपनिषद्स दे स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी. Gallant warriors and sages for courage and wisdom. Brahma knowledge and Buddha's Dhamma knowledge and enlightenment. Sunny golden land is for richness and glory. तो मतलब ये सारे सिम्बल्स हैं. जैसे उपनिषद किस बात का सिंबल है, इंडिया के स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लेगेसी का सिंबल है. हिमावंत है तो वो इंडिया के जो स्ट्रेंथ है उसका सिंबल है. गंगा जो है दैट इज़ प्योरिटी एंड जेनरॉसिटी की सिंबल. दीज आर आर सिम्बल्स, मतलब इनसे हमें ये क्वालिटीज़ या फिर ट्रेट्स पता चलते हैं. तो वही हमें मैच करने थे. जैसे हिमावंत है, हिमावंत का क्या हो गया, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस. गंगा का प्योरिटी एंड जेनरॉसिटी. उपनिषद्स आर फॉर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी. गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस आर फॉर करेज एंड विजडम. ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा, दे आर फॉर नॉलेज एंड एनलाइटमेंट. एंड सनी गोल्डन लैंड इज़ फॉर richness and glory. तो you can just check out these answers, एक बार देख लीजिए. Then we'll move to the next questions, that is the poet uses imagery. Imagery क्या होती है? Descriptive language to create vivid mental pictures that appeal to the senses. मतलब जिसको पढ़ के आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए. इमेजरी को पढ़ के ही अब हमें समझ में आ रहा है कि ओके समथिंग रिलेटेड टू द इमेज वाला पार्ट. तो जैसे मैंने बोला कि द सनी गोल्डन लैंड, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी कि ओके कुछ सन मतलब सनलाइट जैसी आ रही होगी, और गोल्डन समथिंग दैट क्या विजुअलाइज़ कर सकते हैं. जैसे मुझे विजुअलाइज़ हो रहा है कि गोल्डन सुन के कि जो खेत होंगे उनके अंदर जो वीड्स होते हैं वो कैसे गोल्डन क्रॉप्स आ जाते हैं. तो सनी गोल्डन लैंड, तो हम विजुअलाइज़ करने लगते हैं, हम उसकी एक इमेज बनाने लगते हैं अपने दिमाग में. तो दैट डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इज़ कॉल्ड इमेजरी. तो अब इनमें क्या बोला है कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम. तो हमें पोएम से कोई 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं. तो वो 2 एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं कि माइटी हिमावंत और सनी गोल्डन लैंड. माइटी हिमावंत क्यों? अब जैसे आपने पढ़ा माइटी हिमावंत, ठीक है,
तो अब आपको माइटी सुन के ये दिमाग में आने लगा ना कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ सॉर्ट्स ऑफ होंगे एंड देन बहुत बड़ी माउंटेन रेंज होगी, तो हमने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, एक इमेज बनानी स्टार्ट कर दी कि माइटी मतलब बहुत बड़े बहुत विशाल। तो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हो रही है। और एक मैंने एग्जांपल दिया ही था, सनी गोल्डन लैंड। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? Descriptive language used to create vivid mental pictures that appeal to the senses. ये हो गया. Now the next question is, what is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the options that are true. तो अब स्टार्टिंग में, पोम के स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की लाइंस हैं उसमें हाइफेंस यूज़ हुए हैं। हाइफेंस क्या होते हैं? ये वाला। अब ये क्या होता है? हाइफन इट्स अ सॉर्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क। जैसे हमारे पास कॉमा फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, वैसे ही हमारे पास हाइफन होता है। मतलब जैसे हमें पॉज लेना होता है या फिर डिसकॉन्टीन्यूटी थोड़ी सी दिखानी होती है, तो वी यूज़ दिस हाइफन। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। What is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the options that are true. मतलब जो हाइफन्स हैं उनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी जो पोम में यूज़ हुए हैं, तो हमें वो ऑप्शंस बताने हैं जो कि ट्रू है। Creates deliberate pauses to reinforce the sense of admiration and pride. Reinforce करना मतलब बहुत मजबूत बना देना, उस जो सेंस हम कर रहे थे एक पॉज देना। जैसे द माइटी हिमावंत इज़ आर्स, और फिर हमने क्या दिया? पॉज, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया? हाइफन। तो हमने क्या दिया? पॉज दिया। पॉज देके हमने थोड़ा सोचा, हमने उस बात पे ज़ोर डाला, उस बात को स्ट्रेंथन अप किया कि हम कितना एडमायर करते हैं, हम कितना प्राउड हैं। मतलब हम ये बोल के रुके, है ना? ऐसे होता है ना कि हम रुक जाते हैं और हम एकदम से प्राउड फील करने लगते हैं, फिर हम आगे की बात बोलते हैं पॉज लेने के बाद। तो वैसे ही द माइटी हिमावंत इज़ आर्स, फिर हम रुक गए, हमने वी सेंस्ड प्राइड एडमिरेशन, है ना? तो ये तो सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हाइफन लगाया गया है। एम्फसिस द कंट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। भाई वीकनेस की तो कहीं बात ही नहीं हुई है इंडिया की पूरी पोम में, तो ये तो वैसे भी गलत है। Then lends to the lyrical quality, giving it a measured, chant-like rhythm. तो इसका मतलब है कि जो हाइफन है उसकी वजह से एक लिरिकल क्वालिटी आ गई है जो पोम है उसमें, जो कि उसे एक मेजर्ड चांट लाइक रिदम दे रही है। अब चांट लाइक रिदम मतलब चांट इज़ लाइक समथिंग जो कि रिपीटेडली हो, मतलब एक उसका वो बन जाए कि इसके बाद वो फिर रिपीट होगी, तो एक ऐसी धुन टाइप की बन जाए जो कि बहुत प्लीजिंग साउंड करे। मतलब जैसे द माइटी हिमावंत आर आर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, ऐसा कुछ है ना फर्स्ट लाइन में। अब जब हम पढ़ते हैं तो उसके नेक्स्ट लाइन पे भी हाइफन का यूज़ हुआ है, तो एक रिपीटेड टाइप की टोन बनती जा रही है। द माइटी हिमावंत इज़ आर्स, there is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? तो मतलब पहले हमने पढ़ा, फिर पॉज लिया, फिर सेकंड लाइन पढ़ी, फिर थर्ड लाइन पढ़ी, फिर पॉज लिया, फिर फोर्थ लाइन पढ़ी, तो ऐसे एक रिपीटेड पैटर्न बन रहा है। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन भी सही है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन भी सही है, थर्ड वाला। Then fourth वाला suggest hesitation or uncertainty about the poet in the poet's claim about India. तो ये तो गलत हो गया। पोएट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो तो भाई रिटोरिकल क्वेश्चन के जो पोइटिक डिवाइसेस है उसके थ्रू एम्फसाइज कर रहा है, एंड देन ही इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दो स्टेटमेंट्स। तो कोई हेजिटेशन या कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। Then fifth point is presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen. मतलब हाइफन से पहले वो इंडिया की ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं एंड देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग असर्शन करते हैं उसकी यूनिकनेस का। तो ये भी सही है कि पॉज लेने के बाद ऑब्वियसली हम असर्ट कर रहे हैं कि वो कितना यूनिक है इंडिया।
तो फिफ्थ वाला पॉइंट भी सही है। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला सही है। सेकंड और जो फोर्थ वाले ऑप्शंस है वो गलत हैं अबाउट द हाइफन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, इट इज़ ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब हमें समझाया गया है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। वैसे तो मैंने ये सब का सब जो भी है वो अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर कर लिया है, बट द थिंग इज़ दैट कि हम इसे एक और बार देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो द पोएट यूजेस हाइपरबोले इन द पोम। हाइपरबोल या फिर हाइपरबोले जैसे भी बोलते हैं, इनने प्रोनाउंसिएशन हमें बताया है हाइपरबोले। हाइपरबोले is a figure of speech that involves extreme exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect. It is not meant to be taken literally, but it is used to make something sound more impressive or intense. तो हाइपरबोले इज़ बेसिकली किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब उतनी बात नहीं भी हो तो उसे एकदम ऐसे बढ़ा बढ़ा के बोलना। एंड ये क्यों किया जाता है, इसे हम क्यों लिखते हैं? इसे हम लिटरली इसका मतलब होता है इसलिए नहीं लिखते, बट हम इसलिए बोल देते हैं कि जो सामने वाला सुने उसे थोड़ा इम्प्रेसिव लगे और थोड़ा इंटेंस हो कि अच्छा दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी एम्फसाइज्ड ऑन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल माई लगेज वेट्स अ टन। तो अ टन इज़ लाइक थाउजेंड्स ऑफ kg। तो क्या लगेज सच में टन जितना होगा? नहीं। डज द लगेज एक्चुअली वेट अ टन? नहीं। इट्स जस्ट एग्जैजरेशन कि मतलब हम बता रहे हैं कि यार इतना भारी ऐसा लग रहा है कि एक टन है पूरा। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड। अब किसी की स्माइल एक माइल वाइड हो सकती है क्या? माइल इज़ लाइक काफ़ी लंबा, उतना तो आपका फेस भी शायद ही होगा, नहीं ही होगा। तो कैन अ स्माइल बी अ माइल वाइड? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जैजरेशन टू टेल दैट कि वो इतनी खुश थी कि उसकी जो स्माइल थी वो एक माइल लंबी थी। तो दिस इज़ व्हाट हाइपरबोले। नाउ द नाइन्थ पॉइंट इज़ दैट द पोम इज़ एन ओड। ओड क्या होता है? ओड इज़ अ लिरिकल पोम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमिरेशन, प्रेज और रेवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब जब हम किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ के बारे में एक पोम लिखते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को एडमायर कर रहे होते हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, किसी भी इंसान, किसी जगह, किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया, किसी भी चीज़ के बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड एन ओड। इट इज़ ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल, सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विद एंथुजियाज्म एंड इमोशन। तो जब हम इसे लिखते हैं ना तो हम एक फॉर्मल स्टाइल में और बहुत एलिवेटेड सा राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं। एंड वी सेलिब्रेट द सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे किसी इंसान के बारे में, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडिया। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोम में हमने इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके बारे में लिखा था, तो उसे हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं विद एंथुजियाज्म एंड इमोशन। An ode's language is often grand and expressive, and it seeks to highlight the extraordinary qualities of its subject. जैसे हमने इंडिया की क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया, वैसे ही एक ओड में होता है। तो दिस पोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओड। ठीक है। Now identify examples from the poem that corresponds to it being an ode. अब अगर आपने ढंग से पोम पढ़ी है तो यू विल रियलाइज दैट ऑलमोस्ट हर जो सेंटेंस आपको मिलेगा दैट इंडिकेट्स दैट दिस पोम इज़ एन ओड। अब जैसे द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। अब इसमें हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो हिमावंत हैं वो बहुत बड़े हैं, उनके बराबर का कोई नहीं है। सो वी आर प्रेजिंग देम इनडायरेक्टली, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। एंड हर लाइन में यू विल सी दैट कि ऑलमोस्ट, तो आप कोई सी भी लाइन अगर एग्ज़ाम में आता है कि 1, 2, तो आपको जो भी पोम की लाइन याद हो यू कैन राइट दैट, क्योंकि दिस होल पोम इज़ इन इटसेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओड। तो ये हो गया। Then the next is that the poet uses allusion in the poem. अब allusion क्या होता है? Allusion is a literary device where a writer makes an indirect reference to a well-known place, person, event, literary work or cultural element without explicitly mentioning it. The reader is expected to recognize and understand the reference based on prior knowledge.
allusions can come from mythology, religion, literature, history और popular culture. allusion मतलब अब मैंने कोई लिखा, ठीक है, मैंने कोई राइटिंग लिखी या फिर मैंने कुछ भी लिखा, मैंने अपनी पोम लिखी या फिर कुछ भी लिखा, उसमें मेरे को ना किसी का एग्जाम्पल देना है कि जैसे तुम क्या आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन जितने वो हो क्या, या फिर मुझे कुछ भी लिखना है, तो अब मैं उसको डायरेक्ट मेंशन नहीं करूँगी, मैं उसे इनडायरेक्ट वे में लिख दूँगी, और जो मेरा रीडर होगा, जो लोग भी मेरी पोम या फिर मेरे राइटिंग्स को रीड करेंगे, उनके पास जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर नॉलेज मतलब पहले से जो नॉलेज है, उसको वो यूज़ करके उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ओके अच्छा इसकी बात हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। एंड अल्यूजन्स क्या है, वो कहाँ से आ सकते हैं, माइथोलॉजी से, रिलीजन से, लिटरेचर से, हिस्ट्री से, या फिर पॉपुलर कल्चर से, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ रियल आइंस्टीन इन द मैथमेटिक्स क्लास. This alludes to Albert Einstein, meaning the student is very intelligent, especially in mathematics or science. अब हमने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि इसकी जो मैथ्स है वो बहुत अच्छी है या फिर साइंस बहुत अच्छी है, हमने उसे आइंस्टीन बोल दिया. अब मुझे प्रायर नॉलेज है, मुझे पहले से पता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो अब मैं इससे ये डिड्यूस कर सकती हूँ कि ओके हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि ही इज़ अ रियल आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स, मतलब ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस. तो मैंने अपनी प्रायर नॉलेज यूज़ की अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन. तो ये हो गया एन एग्जाम्पल ऑफ अल्यूजन. अब जब हमने अल्यूजन को समझ लिया है कि क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स रीड इट. Now read the explanations and identify the matching allusions from the poem for the following. An allusion to the ancient Indian scriptures that form the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment. तो ये जो लाइन है, the sacred Upanishads are ours, उसको हमें ये वाला allusion यूज़ किया कि मतलब उनने डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं तो वो हमारे लिए एक फ़िलासफ़िकल कोर को फॉर्म करते हैं और वो सिंबलाइज़ करते हैं डीप विजडम और एनलाइटमेंट को. उनने डायरेक्टली ये सब नहीं बोला, उनने एक अल्यूजन यूज़ किया, दैट इज़ द सैक्रेड उपनिषद्स. अब हमें उपनिषद्स के बारे में जो प्रायर नॉलेज है उसको यूज़ करके ये इंटरप्रेट करना था, राइट. An allusion to the concept of spiritual knowledge associated with self-realization and ultimate truth. तो ये अगर हम देखेंगे लास्ट 4th लाइन ऑफ द पोम, ये रही. Here Brahma knowledge has taken root. Brahma knowledge is something that tells us about the ultimate truth, self-realization. तो that is this line, ठीक है, ये वाली लाइन, last 4th line. An allusion to Gautam Buddha's teachings, which include compassion, non-violence and enlightenment. This highlights India's role in shaping major religions and philosophical traditions. तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है लास्ट 3rd लाइन से, राइट. लास्ट 3rd मतलब and the Buddha preached his dhamma here. तो यहाँ पे धर्म वगैरह के बारे में भी हमें पता चलता है. तो वो तो था कि मतलब कौन सा अल्यूजन यूज़ किया है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. मतलब उससे हमें क्या इंटरप्रेट करना था, क्या डिड्यूस करना था, वो ये है और हमने बता दिया है. लास्ट 4th लाइन ये है और लास्ट 3rd लाइन इसका है. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के अगले सेक्शन में हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और हमें उसको रीड करना है और आंसर करना है. The mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? तो ये हमने रीड कर लिया है एक्सट्रैक्ट. क्वेश्चन फर्स्ट इज द वर्ड mighty refers to the किस चीज़ के बारे में बता रहा है mighty? It refers to the strength of the Himavant. Now the next question is choose the correct option to complete the sentence given below. The question mark at the end of the 4th and 6th line of the extract is used to
ये जो हमने क्वेश्चन मार्क देखा है कि which other river can match her grace or what scriptures else to name with them, these are not actually questions, ये कोई questions नहीं है, ये बस हमें emphasize करने के लिए ऐसा इस वाले टोन में लिखा हुआ है। तो to show doubt and uncertainty बिल्कुल नहीं, the poet is very confident. Emphasize a point, yes this is correct. हाईलाइट कन्फ्यूजन और हेजिटेशन नहीं, किसी को कोई कन्फ्यूजन या हेजिटेशन नहीं है, सब यहाँ पे बहुत क्लियर है। रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी नहीं, यहाँ पे कोई क्यूरियस नहीं है, क्यूरियस मतलब कुछ जानना नहीं है, हम बता रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसी रिवर है जो कि गंगा के ग्रेस को मैच कर सके, ऐसे इस टोन में बोला हमने। इट्स नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन और एनीथिंग लाइक दैट। Now the third is the poet uses the word generous to describe Ganga. Why? Poet ने गंगा को generous क्यों बोला है? क्योंकि देखो, it's a river, it's a graceful and a beautiful river, और हमारी holy sacred river भी है हिंदूज़ के लिए। तो उन्होंने उसे generous इसलिए बोला है क्योंकि वो लोगों को बताओ पानी देती है, पानी के बिना क्या कोई लाइफ इमेजिन कर सकता है? इन शॉर्ट इट सपोर्ट्स लाइफ, है ना। उसकी जो आसपास की जो मिट्टी वगैरह होती है, इट इज़ वेरी फर्टाइल, तो इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑल। पानी है तो सब कुछ है ना। तो वो हमें ऑलमोस्ट सब कुछ देती है, एंड इन रिटर्न वो क्या मांगती है? गंगा या फिर कोई भी रिवर क्या आके हमसे कुछ मांगती है क्या कि इन रिटर्न की देखो हम तुम्हें एक बेसिक लाइफ की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुम हमें कुछ रिटर्न में दो? तो वो नहीं मांगती। दिस इज़ व्हाट जनरॉसिटी इज़, गिविंग टू पीपल या फिर गिविंग टू समवन एल्स विदाउट आस्किंग फॉर इट, कि मतलब मुझे कुछ रिटर्न में दो तो मैं आपको कुछ दूँ। नो, दैट इज़ नॉट जनरस। तो हम लिख सकते हैं कि द पोएट यूजेस द वर्ड जनरस टू डिस्क्राइब गंगा, फिर वाई को हटा के बिकॉज लिख के, बिकॉज इट गिव्स वाटर टू पीपल, हेल्प्स इन फार्मिंग एंड सपोर्ट्स लाइफ विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो ये हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वाई हैज़ द मूवमेंट ऑफ रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल? ग्रेसफुल इज़ लाइक समथिंग वेरी जो ब्यूटिफुल लगे। तो द मूवमेंट ऑफ द रिवर has been described as graceful because it flows smoothly and beautifully. तो ये हम लिख सकते हैं। Now the next question is, fill in the blanks with the correct option from the words given in the bracket. The poet is implying that the Upanishads are unmatched या abundant. abundant मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमें जो चीज़ चाहिए जिस अमाउंट में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब abundant इज़ लाइक है अच्छे खासे अमाउंट में। इन द विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, तो abundant नहीं कह सकते, हम unmatched कह सकते हैं। unmatched इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर इट। अब देखो ये भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। हाउ डज़ द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज? जो हमारी पोएम है उसमें कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज के बारे में कैसे दर्शाया गया है? तो वी कैन राइट इट द आंसर एज द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग connection to cultural identity and heritage by talking about Himalayas, Ganga, Upanishads, sages and Buddha's teachings. These show India's rich cultural, traditional and spiritual values. तो इन सब के बारे में मेंशन करके हिमालयाज़, गंगा, उपनिषद, सेजेस और बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में लिख के पोएट ने हमें दिखाया है इंडिया के कल्चरल, ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसे हाईलाइट किया गया है। सो दिस वाज अ फर्स्ट आंसर, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर? तो पोएट के एटीट्यूड के बारे में, पोएट के एटीट्यूड इंडिया के टुवर्ड्स को हम कैसे इन्फर कर सकते हैं? मतलब वो बार बार बोल रहे हैं हमसे कि शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, तो हमें उससे क्या पता चलता है?
तो इससे हमें पता चलता है कि द पोएट फील्स डीप लव, प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया. He believes that India is unique and has no equal, so he asks everyone to praise it. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोइट हैं उनके मन में इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है अपनी कंट्री के लिए, एंड ही हैज़ अ डीप लव फॉर इंडिया. एंड वो मानते हैं कि इंडिया बहुत यूनिक है और उसके बराबर का कोई नहीं है, तो वो सबको बोलते हैं टू प्रेज इंडिया. The third question is, what does the line "Many a sage has sanctified this land" suggest about India's spiritual heritage? तो ये जो लाइन है कि "Many a sage has sanctified this land", उससे इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में हमें क्या समझ में आता है या फिर क्या बताना चाहता है, ये लाइन क्या बताना चाहती है. तो दिस लाइन suggests that India has a strong spiritual heritage. Many sages and wise people have lived here and made the whole land holy and pure with their knowledge. उन्होंने अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से हमारी जो धरती है उसे पवित्र बनाया है, और ये दिखाता है कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हेरिटेज है. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज़ ग्रेटनेस? पोएट ने वॉरियर्स और म्यूज़िक को इंडिया की ग्रेटनेस से कैसे जोड़ा है? तो हम लिख सकते हैं, द पोएट कनेक्ट्स वॉरियर्स एंड म्यूज़िक टू इंडियाज़ ग्रेटनेस बाय शोइंग दैट इंडिया हैज़ ब्रेव वॉरियर्स एंड ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन म्यूज़िक. दिस शोज़ बोथ स्ट्रेंथ एंड कल्चरल रिचनेस ऑफ द कंट्री. उन्होंने कैसे बताया है इंडिया की ग्रेटनेस को वॉरियर्स और म्यूज़िक से कनेक्ट करके? मतलब उन्होंने बताया है कि इंडिया के पास ब्रेव वॉरियर्स हैं और जो ब्यूटीफुल और जो डिवाइन म्यूज़िक है वो भी है. तो ये दोनों हमें क्या दिखाते हैं? वॉरियर्स हमें स्ट्रेंथ को बताते हैं, सिम्बलाइज़ करते हैं, और म्यूज़िक से हमें हमारी कल्चरल रिचनेस ऑफ द कंट्री के बारे में दिखाया गया है, मतलब पोम में लिखा गया है. फिफ्थ क्वेश्चन में, हाउ डज़ द पोम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड? मतलब इस पोम को पढ़ने के बाद हमें एक नेशनल सेंस ऑफ प्राइड वो कैसे आता है? द पोम फोस्टर्स अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड बाय डिस्क्राइबिंग इंडियाज़ नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड स्पिरिचुअलिटी. इट मेक्स अस फील प्राउड एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ कंट्री. अब भाई हमने इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हमारे पास माइटी हिमालयाज़ हैं, हमारी जो गंगा है, इट्स सो ग्रेसफुल, एंड देन उपनिषद्स, कितने सारे सेजेस और वॉरियर्स हमारे इस धरती पे, मतलब हमारे भारत की भूमि पे रह चुके हैं. जो ब्रह्म नॉलेज है उसने भी अपने रूट्स यहीं से लिए, जो बुद्धा हैं उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी. तो इन सब को पढ़ने के बाद हमारे अंदर इंडिया की ब्यूटी, उसके हिस्ट्री, कल्चर और जो स्पिरिचुअल ग्राउंड्स है उसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस लैंड. तो इस तरह से दिस पोम फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड. तो ऐसे हम लिख सकते हैं. बाकी यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी एंड राइट डाउन योर आंसर्स बाय योरसेल्फ. वो तो बस आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए था कि ऐसे लिख सकते हैं. बाकी आप खुद से भी लिखने का ट्राई कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज़ वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. तो कुछ वोकैब के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट इज़ वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. तो कंप्लीट द फॉलोइंग कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम. तो देखो यहाँ पे सफिक्स है. सफिक्स मतलब जो हम किसी वर्ड के एंडिंग में लगाते हैं, ठीक है, और उसके मीनिंग में थोड़ा सा मतलब चेंज आ सकता है. जैसे अभी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाला है अस, OUS. तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस. तो काइंडनेस की क्वालिटीज़ हमने गंगा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि द गंगा इज़ जनरस, तो तब हमने पढ़ा था, ठीक है. तो OUS, तो उसके आगे हम ये लिख देंगे और कंप्लीट करके बना देंगे जनरस. अब इटी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशेंट, ठीक है. अब हमने ऐसा कौन सा वर्ड पढ़ा था जिसका सफिक्स इटी हो और उसका मतलब था द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशेंट? दैट वाज एंटिक्विटी. हमने पढ़ा था ना वो होरी एंटिक्विटी.
आई एम रियली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, एक्चुअली ये पेन ही ऐसा है, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। बट हमने पढ़ा था राइट, फरी एंटीक्विटी के टाइम पे। तो एंटीक्विटी इज़ वन वर्ड जो कि द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एंशिएंट, और उसका सफिक्स है एटी। देन एस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म। अब ये क्या था, डिवाइनिस्ट, डिवाइनिस्ट म्यूज़िक की जब बात हुई थी तो वी हैव सीन दिस। देन लेस, विदाउट समथिंग। प्योरलेस, प्योरलेस मतलब क्या था, अनमैच्ड। तो ये हो गया है, यू कैन सी कि ये हैं आंसर्स, यू कैन रेफर टू दिस। Now the next is complete the following table by adding a different suffix to form new words. Also create a sentence using the created word. One example has been done for you. अब जैसे suffix है शन, the action or process of. For example indicate को इनने indication, मतलब मैं example के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे suffix दिया है शन and meaning दिया हुआ है the action or process of समथिंग। तो जैसे एग्जाम्पल है इंडिकेट का इंडिकेशन, द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। इंडिकेशन मतलब उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें इंडिकेट किया, तो हमें इस सफिक्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है, ठीक है। तो जैसे इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म होना मतलब जानकार। इन्फॉर्मेशन इज़ मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको जब हमें मिल जाती है तो हम इन्फॉर्म हो जाते हैं। बट जो हम क्या लेते हैं, जो हम इन्फॉर्म हो जाते हैं, वी टेक इन सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्म से इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। एंड द सेंटेंस दैट वी कैन राइट इज़ वी गॉट यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन द सेमिनार। नेक्स्ट इज़ इव, क्वालिटी और नेचर ऑफ। अब जैसे इम्प्रेस है तो उसको अपन लिख सकते हैं इम्प्रेसिव, और इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं हर डांस वॉज इम्प्रेसिव, ठीक है। ये हो गया इम्प्रेस का इम्प्रेसिव, हमने बना दिया क्वालिटी और नेचर ऑफ। नेक्स्ट इज मेंट, द एक्शन और रिजल्ट ऑफ, मतलब किसी चीज़ का एक्शन या फिर उसका रिजल्ट, उसको हम ऐसे MENT लगा के चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्जॉय है तो उसका क्या हो जाएगा, इन्जॉयमेंट। वी हैड ग्रेट इन्जॉयमेंट एट द पार्टी, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब एड, पास्ट टेंस वर्जन ऑफ अ वर्ब। अब मोस्टली जब हमें पास्ट टेंस का वर्जन लिखना होता है तो हम ED लगा देते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास प्ले था तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। शी प्लेड वायलिन ब्यूटिफुली, तो उसने ब्यूटिफुली वायलिन बजाया, ठीक है। तो ये हो गया, यू कैन रेफर टू दिस। उसके आगे लिसन एंड रिस्पॉन्ड है, ये मोस्ट प्रॉली आपके जो स्कूल टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, वो एज एन एक्टिविटी लेते हैं। तो ये आपका स्कूल एक्टिविटी का वर्क है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है ये सब स्पीकिंग एक्टिविटी, ये भी आपके क्लास टीचर्स लेते हैं मोस्टली क्लासरूम्स में, आपके और आपके क्लासमेट्स के बीच में। एंड देन राइटिंग टास्क, अब ये जैसे पैराग्राफ और लास्ट चैप्टर में हमारे पास लेटर टू एडिटर था जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो ये सारे राइटिंग का जो पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो। तो एक ही वीडियो में विल कवर ऑल द राइटिंग सेक्शन का जो भी पार्ट था। एंड बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, वी हैव कवर्ड द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमने किया था। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस जितने भी थे, हमने सब कुछ ही कवर कर लिया, राइट। सो दिस चैप्टर, दिस पोम इज़ completed as for now. We'll come up with the next chapter in the next video. Till then, keep learning and stay tuned.